आप में से किसने, हाँ, आप में से कौन कौन पढ़ करके आया है जो लास्ट में अनियन रूट के पर एक्सपेरिमेंट पढ़ा? थोड़ा सा आता है, इसका मतलब तुम पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं थी तो स्टार्टिंग में बताओ, नोट्स तो थे ना, नोट्स तो थे ना। कौन कौन पढ़ के आया मुझे इतना बताओ, पढ़ के आया? ठीक है, मुझे बताओ। कुछ आगे बातें नहीं, पहले उसको ध्यान से इसकी सुनो पहले। ये तो घर पे पढ़ने की चीजें थी जो तुम घर से पढ़ के नहीं मैम, मैं वो लिखा नहीं था। इसकी सुन लो। ये ना सर पहले ऑरेंज को के 5 से 7 दिन के लिए, फिर उसके नीचे जड़ें आ जाएंगी तो उनको उनकी टिप होगी, उसको काट के फिर उसको एसिड के अंदर कुछ टाइम के लिए रखेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर डाइट और डाइट से उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो डाइट से जो उसके अंदर हेल्प, ठीक है। आगे बताओ। हमने स्टडी की थी, एग्जाम्स चल रहे हैं। आप नहीं बताओ, मैं उसके अंदर सिलेबस में वो बोले लेंगे क्यों नहीं पढ़ा, डाइट तुम लोग पढ़ के क्यों नहीं आते हो? सर तुम्हारी क्लास हमेशा यही बोलती है कि हम पढ़ के नहीं आए। ऐसा क्यों? मतलब तुम लोगों को क्लास से बाहर बैठाना पड़ेगा क्या? मुझे तभी पढ़ के आना स्टार्ट करोगे फिर। बताओ वंश, अनियन रूट टिप पर एक्सपेरिमेंट। देखो भले ही आपके स्कूल में कितने ही एग्जाम्स भी ना चल रहे हो, मेरी क्लास में विदाउट रिवीजन नहीं बैठोगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अभी तुम्हारे एग्जाम्स कब तक है? कल लास्ट है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मेरी, उस क्लास में मैं सुनूंगी। आ रही बात समझ में? और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करा, रिप्लाई नहीं दिया, तो नीचे लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़ते तो आज से हो गई। ठीक है, तो वहाँ क्लास में तो बैठने लायक हो नहीं, तो फिर नीचे लाइब्रेरी सेक्शन में बैठ करके वहीं बैठ के पढ़ो, याद करो, सुनाओ, फिर घर जाओ। मतलब घर नहीं जाने दूंगी अगर पढ़ करके नहीं आओगे। क्लियर है क्या? और जिस दिन यहाँ टेस्ट होगा ना कोचिंग में, और तुम्हारे मार्क्स कम आ गए अगर बायो में, तो मैं बता रही हूँ कि अपने आप मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं इतनी बार लिखवाने वाली हूँ हर एक आंसर जो गलत होगा। 10-10 बार लिखना पड़ेगा पूरा आंसर। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आंसर कितने वर्ड्स का है या कितनी लाइंस कवर हो रही है उसके अंदर, 10 बार लिखना है तो लिखना है, मुझे नहीं पता, है ना। तो अपने आप मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए, इसलिए बेटर है कि साथ साथ पढ़ते चलो। ये चैप्टर इजी नहीं है, और मेरे अकॉर्डिंग किस को फिजिक्स और केमिस्ट्री इजीली हो जाती है? नहीं होती ना। तो एक बायो ही है जिसको थोड़ा पढ़ करके तुम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो साइंस के अंदर, ऐसा मुझे लगता है ना। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा हमको ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि नाइन्थ में थोड़ी हार्ड भी है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। बायो तो समझ में आ रही है ना एटलीस्ट, तो बायो को ढंग से पढ़ के उसमें मार्क्स अच्छे ले आओ, ताकि कुछ तो कवर होगा ना। अब तुम बायो भी नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तुमसे हो रही है नहीं, एसएसटी का आता पता है नहीं, हिंदी हमसे होती है नहीं, संस्कृत का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फिर मार्क्स तुम्हारे वैसे ही आने हैं, फिर चाहे तुम कितनी ही पढ़ाई करो स्कूल में, चाहे कितनी पढ़ाई करो यहाँ पर, अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगी, जो नहीं पढ़ के आएगा वो सब क्लास से बाहर बैठेंगे, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्लास में एक ही बच्चा बचे या 2 बच्चे बचे, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है क्या? बैठो, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रही हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, इस बीकर के अंदर बताओ क्या फिल करा है हमने? वाटर फिल करा है। इसके ऊपर हमने एक अनियन का बल्ब रखा है, और इसका अनियन का जो रूट वाला पार्ट था उसको इस तरीके से प्लेस किया है कि उसकी रूट्स ना पानी के अंदर सबमर्ज्ड होनी चाहिए, डूबी हुई होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस बीकर को हम 5 to 7 डेज के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जब आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर आप देखोगे आफ्टर 5 to 7 डेज आपको दिखाई देगा कि इसकी रूट्स ना ग्रो हो चुकी है, इनकी लेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हमारी एक्सपेरिमेंट का नाम था अनियन रूट टिप। तो मुझे बताओ, मुझे पूरा का पूरा अनियन चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर मैं इसकी सिर्फ टिप को कट कर लूं? 2 to 3 सेंटीमीटर। हाँ, सिर्फ इसकी टिप को हम क्या कर लेंगे,
कट कर लेंगे। तो हमने रूट टिप को क्या कर लिया, कट। कितनी बड़ी लेंगे, अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर्स। इतनी बड़ी रूट टिप को हमने कट कर लिया। कट करने के बाद में सबसे पहले याद करना है साथ साथ ही, सबसे पहले हमने इसको रखा है एसीटो एल्कोहल। किसके अंदर बताओ, एसीटो एल्कोहल पे ना एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है, कि एसीटो एल्कोहल किस किस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और अल्कोहल। एल्कोहल की जगह इथेनॉल भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि एसिटो एल्कोहल का कॉम्पोजिशन बताओ, तो आप बताएंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड और अल्कोहल या इथेनॉल। सही बात है। फिर दूसरा एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड और अल्कोहल का कितना रेशियो में आपने इसको यूज किया है, तो 1:3। तो इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन आपको मिलेगा 1:3, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 3:1। अब होंगे वहां पे कंफ्यूज। अब डिपेंड करता है, फिर आपको धीरे धीरे याद आएगा, नहीं जितना मुझे क्लास में पढ़ा था याद आ रहा है 1:3 ही था। मान लो आपको याद आ गया और आप यहाँ टिक करके आ जाते हो और फिर मैं उस पर क्रॉस कर देती हूँ और फिर जब आपको कॉपी मिलती है फिर आप बोलोगे कि मैम आपने तो पढ़ाया था 1:3, फिर आपने मार्क्स भी नहीं दी। तो ये ध्यान रखना था आपको कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि अल्कोहल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे रटके ना आए, बच्चे ये रटके ना आए कि 1:3 ही था, 3:1 नहीं था, 1:3 था। वो चाहते हैं कि आप ये समझो कि यहाँ पर आपने ये 1 पार्ट तो किसका लिया है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का लिया है, और 3 पार्ट किसका लिया है, अल्कोहल का। अब ये देखो कहने में तो बहुत आसान होता है, अभी मैंने तुमको बोल दिया, कहने में तो मेरा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिसको याद करना है उसको पता होता है कि मैम कंफ्यूजन हो ही जाता है ना, मुझे भी समझ में आता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक से ही आपको याद रह सकता है। ठीक है, ट्रिक में हो सकता है कोई लॉजिक ना हो, लेकिन ट्रिक से अगर कोई चीज हमको याद हो जाए, हमारे लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ट्रिक ये है, मुझे बताओ कि जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, जो अल्कोहल होता है उसको डाइल्यूट किया जाता है, पानी मिलाया जाता है। अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा रखें या पानी का? पानी का ज्यादा रखोगे, क्या बात है, अल्कोहल ज्यादा होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए? दोनों में से मैम हम तो एसिटिक एसिड को जानते ही नहीं, अल्कोहल को हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए अल्कोहल को हम ज्यादा ही रखेंगे। और ज्यादा हमने तो दो चीजें पढ़ी थी, या तो 1 या 3। तो मुझे बताओ 3 कौन होना चाहिए यहाँ पर? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि हम अल्कोहल को ही जानते हैं, एसिटिक एसिड तो हमने आज नाम सुना है। आगे बात समझ में? अगर आपको ऐसे याद रह जाए तो ऐसे याद कर लेना। उसके बाद में हमने इसको ट्रांसफर किया था अल्कोहल के अंदर, अलग से अल्कोहल में रख दिया। पहले तो ये एसिटो अल्कोहल है और बाद में किसके अंदर रखा है बताओ? अल्कोहल के अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों किया है भाई, इसको अलग से इसके अंदर क्यों रखा? तो टू प्रिजर्व दी सेल। तो ये हमने किया है सेल के प्रिजर्वेशन के लिए। अब मैम ये कैसे याद रखें? देखो एक क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अकेले सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से। एक क्वेश्चन तो यही, एसिटो अल्कोहल में क्यों रखा, फिर एसिटो अल्कोहल अल्कोहल में क्यों रखा, दूसरा एसिटो अल्कोहल किससे बना हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन बताओ, रेशियो बताओ। कितने क्वेश्चन बन गए इसी से? ये हमने याद कर लिया यहाँ तक का पार्ट। अब मुझे ये याद रखना है कि एसिटो अल्कोहल और अल्कोहल में क्यों रखा। तो आपने ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अल्कोहल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अल्कोहल जितने साल पुरानी होती है ऐसा माना जाता है वो उतनी अच्छी होती है, ऐसे माना जाता है ना। तो यहाँ पर भी अल्कोहल को प्रिजर्व करने का ही काम किया जा रहा है। अल्कोहल को प्रिजर्व नहीं कर रहे, यानी अल्कोहल का यूज कर रहे हैं सेल को प्रिजर्व कराने के लिए। तो थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि वैसे भी अल्कोहल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कितने साल पुरानी अल्कोहल होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उसको क्यों यूज कर रहे हैं, सेल को प्रिजर्व करने के लिए। ऐसा इसलिए कि सेल की
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है बताओ? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर चल रही है, वो सारी वहीं पर ही स्टॉप हो जाए। जैसे आप बोल देते हो ना स्टैचू, तो फिर जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रुक जाएगा, फिर वो खाना खा रहा था तो वैसे के वैसे रुक जाएगा, वो चल रहा था तो वैसे के वैसे रुक जाएगा। यानी आपने सेल को स्टैचू कर दिया, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में स्टैचू हो जाएगा। सही बात है। साथ ही साथ में सेल कैसा हो जाएगा बताओ? डेड। सेल डेड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म होता है कि आपने एसिटो अल्कोहल और अल्कोहल के अंदर सेल को क्यों रखा था? फॉर सेल प्रिजर्वेशन। सेल प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाना? स्टॉप हो जाना, और सेल कैसा हो जाता है? डेड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम इस सेल को ट्रांसफर करेंगे वाटर के अंदर। वाटर में इसको रिंस करेंगे। रिंस करने का मतलब ऐसे डुबो के निकाल देंगे, धो देंगे। वो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा अल्कोहल को हम रिमूव करें। भाई सेल ने जितना एब्जॉर्ब करना था उतना अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो एक्स्ट्रा है उसको तो हटा दो, क्योंकि आगे हम और भी चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसको रिंस कर दिया। उसके बाद हमने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखा। क्यों रखा? एक और क्वेश्चन यहाँ पे, सॉफ्टन करने के लिए, टू सॉफ्टन टिश्यूज या फिर सेल को या फिर टिश्यू को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि आगे अभी हम इस सेल को क्रश करेंगे। तो क्रश करेंगे क्यों? माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल होती है जो बहुत रिजिड होती है, तो उसको सॉफ्ट करना तो जरूरी है ना। अब मैम ये कैसे याद रहे कि HCl का यूज किया था सॉफ्ट करने के लिए? तो किस किसने छपाक मूवी देखी है? छपाक मूवी दीपिका पादुकोण की, या फिर नहीं भी देखी है तो आपको ये तो पता होगा कि किसी की बॉडी के ऊपर अगर कभी गलती से भी एसिड गिर जाता है तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है ना, सॉफ्ट हो जाती है ना। तो हम इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि HCl का यूज इसलिए किया होगा, जब वो स्किन को सॉफ्ट कर देता है तो सेल को तो सॉफ्ट कर ही देगा, कर देगा ना। अब देखो बाद में चाहे लॉजिक हो नहीं हो, अगर आपको याद करने में हेल्पफुल है तो ट्रिक्स लगा के पढ़ने में कोई बुराई नहीं। मैं खुद ऐसे ही पढ़ती थी, तो अभी भी ऐसे ही याद करती हूँ चीजों को, है ना। हाँ, मैं मतलब ये सब तो नहीं पढ़ती, पर जो भी पढ़ती हूँ, बायो तो नहीं पढ़ती, पर जो भी पढ़ती हूँ तो ऐसे ही याद रखा जाता है चीजों को, अगर लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हो। वरना आपके पास में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, एक एक चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको, तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है कि आपको ये बात क्यों याद रहे भाई, क्यों याद रहे कि HCl सॉफ्ट करता है। हो सकता है आप एग्जाम में ये सॉफ्ट वाली बात यहाँ लिख करके आ जाओ, लेकिन अब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि HCl मैंने बताया था एसिड चीजों को सॉफ्ट कर देता है, तो यहाँ पर हमें क्यों लिखना है ये कि एसिड में रखा है तो सॉफ्ट हो जाएगा टिश्यू। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको दोबारा क्या कर देंगे बताओ? वाटर से रिंस कर देंगे। ऐसा इसलिए करा ताकि एक्स्ट्रा HCl हटा दें हम। सही बात है। इसके बाद में अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं, लेकिन सेल का तो कोई कलर ही नहीं होता, तो हम पहले इसको कलर दे दें। तो कलर देंगे हम इसको एसिटोकार्मीन। क्या नाम है? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एसिटोकार्मीन। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, याद होना चाहिए। अब ये दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चे देखना क्या करके आएंगे, एसिटोकार्मीन की जगह यहाँ लिखेंगे एसिटो अल्कोहल, और एसिटोकार्मीन को यहाँ लिखे आएंगे। ऐसा क्यों? दोनों के नाम कहीं ना कहीं सेम से है ना, इसके आगे भी एसिटो लग रहा है, उसके आगे भी एसिटो लग रहा है, तो कैसे याद रखते हैं हम इसको ऐसे याद रखो। यहाँ अल्कोहल से पहले भी अल्कोहल वाला ही एसिटो आए, याद रहेगा। यहाँ अल्कोहल लिखा है, इससे पहले भी अल्कोहल ही है। ठीक है, तो फिर ये कार्मीन, कार तो आपने लिखी है, कार अलग अलग कलर की होती है, कार यानी कलर से रिलेटेड होगा, कार अलग अलग कलर की होती है। तो ये यहाँ पर एसिटोकार्बीन क्या है? डाई, या फिर आप बोल सकते हो स्टेन। ये क्या करता है बताओ? प्रोवाइड्स कलर, कलर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा? क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस को, क्योंकि हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, उन्हीं की स्टडी के लिए देख रहे हैं ये सब कुछ। उसके बाद में हमने इसको वार्म वाटर के अंदर रखा है। वार्म वाटर के अंदर रखने के बाद में हम इसको स्लाइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। मुझे बताओ, क्या अब ये इजीली याद रखा जा सकता है क्या? मैंने बहुत कोशिश करी है इसको सबसे सिंपल मैनर में याद करवाने की, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का है।
पक्का है। क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है? सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलो ये तो पेपर आउट है तुम्हारा, सेल डिवीजन अनियन रूप में आएगा, पक्का आएगा। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम आएगा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आएगा। ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से यही आया था ना 5 नंबर। हाँ, तो यही आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को भी पता होता है कि बच्चों को क्या याद रहने में मुश्किल होती है। जो याद नहीं होता, जो नहीं आता, वो पेपर में आता है। हमेशा यही होता है ना? जो आपको याद नहीं होता, आप सोचते हो कि पूरा चैप्टर पढ़ जाता हूँ, पर ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, एक छोड़ देते हैं ना। एक टॉपिक छोड़ने से क्या ही होता है, वही आ जाता है। क्योंकि टीचर्स को पता है कि यही देना है हमको, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें से एक टॉपिक ये लिख लिया था हमने लास्ट क्लास में, लिख लिया था ना? चलो, तो अब पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमने कंक्लूड क्या करा? हमने कंक्लूड करा कि आपको सेल्स दिखाई देते हैं, अलग अलग सेल्स अनियन रूट टिप के। किसी के अंदर आपको क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, किसी के अंदर ऐसे बीच में अरेंज्ड थे, सेल के बीच में, किसी के बीच में यहां थे इस तरीके से, किसी के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट थे। यानी हर एक सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर क्या बताता है? सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस को बताता है। किसको बताता है बताओ? सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस। देखो सेल क्या करता है, सेल ना, अब ध्यान से समझना, सेल ना सेल साइकिल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है आपने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम करके दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए, उसको बोलते हैं साइकिल। ऐसी साइकिल जो सेल के अंदर चल रही है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्लियर है ये बात? अब एनसीईआरटी अभी 9th क्लास में हमें सेल साइकिल के बारे में इतना ही बताती है कि सेल साइकिल होती है जिसके अंदर सेल ना रेस्ट भी करता है और हम बोल सकते हैं सेल डिवाइड भी करता है। रेस्ट का मतलब है सेल ना नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में है, यानी अभी डिवाइड नहीं कर रहा। तो सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, ये पूरी एक साइकिल होती है जिसका नाम क्या है? सेल साइकिल। बस इतनी ही बात बताई गई है एनसीईआरटी। क्लियर है क्या बात? यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब देखो, हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन। पहली बात तो ये कि सेल डिवाइड क्यों करता है, क्या कारण है डिवाइड करने के लिए? रिप्रोडक्शन। सेल डिवाइड इसलिए करता है ताकि अपने ही जैसे नए सेल्स बना सके। नए सेल बनाएगा तभी तो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, है ना? कुछ ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेल्युलर होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स। जब वो अपनी बॉडी में सेल डिवीजन करते हैं वही उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोल रहा है कि मेरे पास एक ही सेल है, मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, डिवाइड करके 2 सेल बनाना चाहता हूँ, तो भाई ये आपका रिप्रोडक्शन हो गया साथ ही साथ। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन होता है। हाँ बोलो मैम, जो बाइनरी फिशन होता है वो भी एक तरह का यही होता है। बाइनरी फिशन, देखो यहाँ पर तो सेल डिवीजन का ही नाम क्या दे दिया हमने? रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया बोल रहा है कि अभी मैं बाइनरी फिशन नहीं करना चाहता, यानी मेरा रिप्रोडक्शन करने का इरादा नहीं था, मैं तो सेल को डिवाइड कर रहा हूँ। तो बात तो एक ही है ना, आप चाहे सेल डिवाइड कर रहे हो लेकिन हो तो मतलब फाइनली रिप्रोडक्शन ही हो गया। तो बाइनरी फिशन और सेल डिवीजन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम ही होता है, एक ही बात होती है। यानी सेल डिवीजन कर रहे हो इसका मतलब आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो, बात तो वही होगी। पर अगर आप पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन पढ़ते हो ना तो उसी सेल डिवीजन को वहां नाम दे दिया बाइनरी फिशन। है तो एक ही बात, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पर जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो 2 नाम आते हैं हमारे पास में, 2 टाइप के सेल डिवीजन आते हैं। एक का तो नाम है माइटोसिस। क्या नाम है बोलो? माइटोसिस। मियोसिस। सबसे पहले तो इनके नाम हमको सीधे सीधे याद हो, क्योंकि मैंने ये देखा है क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों को भी सबसे पहले तो नाम ही याद नहीं होते, वो बोलते हैं मिटोसिस, मायोसिस। तो नाम ही याद हो जाए सबसे पहले तो क्या नाम है? मायोसिस। ठीक है? अब देखना, ये एक ऐसा टॉपिक है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना तब एक इंसिडेंट हुआ था
कि मैं अपना कोई एक असाइनमेंट था जो हमारी जो एचओडी होती है उनको सबमिट कराने के लिए ली थी, और उस क्लास में जो मास्टर्स कर रहे थे, मास्टर्स वाले बच्चे बैठे थे प्रीवियस वाले, तो मैम ना उनका कुछ टेस्ट ले रही थी, कुछ पूछ रही थी उनसे, तो पूछ रही थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मैं उस टाइम शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में थी मे बी, और वो जो बच्चे थे वो मास्टर्स कर रहे थे, यानी मुझसे तो 2-3 साल बड़े ही थे, ठीक है, यानी कि वो मतलब ज़्यादा उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं वहाँ चली गई, बहुत सारे बच्चे खड़े थे, खड़े होने का मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए खड़े थे। तो मैम ने मुझसे पूछा बताओ व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस, डिफरेंशिएट। मुझे याद है मैंने जवाब दे दिया। उस दिन मुझे ये बात पता चली कि माइटोसिस और मियोसिस इकलौता ऐसा टॉपिक है बायो का जो बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, बहुत कम बच्चों को। और मैं ये बात 9th 10th 11th 12th की नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बात बोल रही हूँ ग्रेजुएशन वाले बच्चों को समझ में नहीं आता, जो बायो की फील्ड में है आगे मास्टर्स करने वाले बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता कि माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस क्या है। आगे बात समझ, ये बात मैं तुमको क्यों बता रही हूँ, ताकि तुमको टॉपिक की सीरियसनेस पता चले कि टॉपिक कितना सीरियस है, टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जो चीजें मैंने अभी कल बोला ही था, जो चीजें लोगों को कम समझ में आती है वो एग्जाम में जरूर आती है ना। अब तुमको पहले इसलिए बताया ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान बोर्ड पे रहे कि हमें इसको समझना है ध्यान से। बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि बच्चे ध्यान से समझते हैं नहीं, ठीक है। आप पूरा ध्यान दोगे तो तुमको आएगा समझ में। अब देखो हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। हम इन सेल्स को ना 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होते हैं जर्म सेल्स, क्या नाम है बोलो, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। कौन कौन से सेल्स, बस ये 2 ही टाइप के सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसी के अंदर आ जाएंगे सारे सेल्स जो भी आपकी बॉडी में है। अब ये जर्म सेल्स का मतलब कोई जर्म्स से नहीं है, कोई कीटाणुओं से नहीं है। जर्म सेल कैसे याद रखेंगे, देखो G फॉर जर्म, G फॉर गैमेट, बोलो G फॉर जर्म, G फॉर गैमेट्स। यानी जर्म सेल्स वो सेल हैं जो आगे जाके गैमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेट। मैम मुझे ये नहीं पता गैमेट क्या होता है, तो देखो मैं गैमेट के नाम लिखती हूँ। गैमेट है फॉर एग्जाम्पल स्पर्म्स, सुना है नाम, फॉर एग्जाम्पल ओवा। तो ये दोनों क्या होते हैं, क्या होते हैं, गैमेट्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं, गैमेट्स। जैसे स्पर्म तो आपको किस में मिलेगा बताओ, मेल में, और ओवा किस में मिलेगी, फीमेल्स। और इनको बोलते क्या है हम, गैमेट्स। जी फॉर गैमेट, जी फॉर जर्म्स, तो जर्म्स नहीं जर्म सेल, तुम चले ही गए जर्म्स। तो जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हाँ या ना में आंसर देना। क्या रेड ब्लड सेल्स जर्म सेल्स हैं? Yes. क्या गैमेट बनाएंगे, स्पर्म बनता है, क्या बनता है? तो मुझे बताओ व्हाइट ब्लड सेल्स, लेकिन आप तो बचपन में ऐसे पढ़ के आते हो कि वो जर्म्स को मारते हैं। Yes. तो वो उन जर्म्स को मारते हैं जो कीटाणुओं की बात हो रही है, ये जर्म सेल है। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर गलत नहीं करके आना है, ठीक है। तो क्या WBC एक टाइप का जर्म सेल है क्या? आप सिर्फ इतना देखो कि उससे स्पर्म बनेगा क्या, नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना कि ब्लड के अंदर स्पर्म घूम रहा है, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसे, ठीक है। मुझे बताओ क्या स्टमक के सेल्स जर्म सेल्स है क्या? नहीं। क्या स्टमक में स्पर्म बनता है क्या, कैसी बात कर रहे हो, नहीं है। तो मुझे बताओ क्या स्किन के सेल्स, क्या स्किन के ऊपर स्पर्म्स देखे हैं कभी? तो मुझे बताओ हेयर सेल्स, लेकिन क्या टेस्टिस के अंदर जो सेल्स है, Yes, yes. क्या वो स्पर्म बनाएंगे? Yes. बनाएंगे। तो टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं? जर्म सेल्स। और ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस के अंदर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में मिलेंगे ओवरी के अंदर। क्या मिलेंगे? ओवरी। जानते हो ना ओवरी क्या होती है? तो ओवरी के अंदर ही देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरे टाइप जर्म सेल्स आपको क्लियर है क्या? अच्छा, आइए मुझे बताओ जर्म सेल्स क्लियर है आपको? जर्म सेल्स वो सेल्स जो स्पर्म और ओवा बनाएंगे, स्पर्म और ओवा को ऑल टुगेदर हम गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के हैं सोमैटिक।
जो सेल जर्म सेल नहीं है वो सेल सोमेटिक सेल। यानी कि मुझे बताओ आरबीसी जर्म सेल है या सोमेटिक सेल? डब्ल्यूबीसी जर्म सेल या सोमेटिक सेल? अगर कोई सेल जर्म सेल नहीं है तो कौन सा सेल है? सोमेटिक सेल। और स्टमक के सेल्स? सोमेटिक सेल्स। लंग्स के? सोमेटिक सेल्स। टेस्टिस के? जर्म सेल्स। और ओवरीज के? जर्म सेल्स। और हेयर सेल्स? सोमेटिक। ये याद रहेगा आपको। तो सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? ऑल सेल्स अदर देन germ cells, other than germ cells. For example, skin cell, और बताओ, बोलते जाओ। हेयर सेल। हेयर सेल, स्टमक सेल, लंग सेल, स्किन सेल। आरबीसीज है ना, और WBC, डब्ल्यूबीसीज एक्सेट्रा। बस इतने ही लिख देते हैं, बहुत है, इसमें ही समझ जाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? पक्का? आगे चले। अब देखो, एक बार पीछे आते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। क्या डिफरेंस है इनके बीच में? माइटोसिस ना occurs in all cells, बॉडी के सारे सेल के अंदर। लिखो मत, एक बार समझ लो, अध्ययन समझो पहले। बॉडी के सारे सेल्स के अंदर क्या होता है? माइटोसिस। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? इन germ cells and somatic cells, सारे सेल्स आ गए इसके अंदर, तो सही बात है ना? इसके अंदर तो सारे सेल्स आ गए। जब आप मियोसिस की बात कर रहे हो, occurs only in germ cells, इसका मतलब किसमें नहीं होता? सोमेटिक सेल में नहीं होता। ऐसा कौन सा डिवीजन है जो जर्म सेल और सोमेटिक सेल दोनों में होता है? माइटोसिस। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखो आगे नई बात समझते हैं। ज्यादा डिफरेंस भी लिखेंगे एक एक करके। लिखना है तुमको, पहले समझ लो फिर लिखेंगे ना आराम से। देखो माइटोसिस में क्या होता है, ये देख लेते हैं इसी डायग्राम में, या इसी में ही देख लेते हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल, इस सेल को मैं क्या बोल सकती हूँ? इस सेल को मैं बोल सकती हूँ पेरेंट सेल। क्या बोलूंगी बताओ? पेरेंट सेल इसलिए बोला है क्योंकि ये सेल आगे डिवीजन करने वाला है। जो डिवाइड करता है वो पेरेंट ही होता है। ठीक है, ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके कितने नए सेल्स बनाएगा? हमेशा ऐसा ही होगा। एक सेल जब डिवाइड करेगा हमेशा दो ही सेल प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया? दूसरा पॉइंट हमें समझ में आता है, एट द एंड ऑफ माइटोसिस टू, मुझे बताओ ये पेरेंट है तो ये कौन है? डॉटर से। हमेशा डॉटर बोलते हैं, सन नहीं बोलते। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसलिए क्योंकि ये सेल भी आगे डिवाइड करेंगे कभी ना कभी तो, यानी डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी मेल्स में होती है या फीमेल्स में? इसलिए क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे बताओ? डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स बने हैं, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू सेल्स जो बने हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ माइटोसिस, यानी इस डिवीजन के बाद में, टू न्यू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। सही बात है क्या? डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कितने पेरेंट सेल? फ्रॉम वन पेरेंट सेल। इतनी बात क्लियर है क्या? इजी है ये वाला तो? ठीक है, यहां देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। ये हमने बोला सेल अभी अपने आप को डिवाइड करेगा। बताओ इस सेल का नाम क्या है? पेरेंट सेल। जब ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो हमेशा कितने सेल में डिवाइड करेगा अपने आप को? दो सेल में डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, लेकिन ये जो दो सेल थे ना, इनको लग रहा है कि डिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ। ये सेल तो दो सेल बनाने के बाद में रुक गए और बोल दिया देखो हमारी डॉटर सेल्स, इतना ही डिवीजन था, माइटोसिस पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ दो सेल बनने के बाद में डिवीजन रुकता नहीं है। ये सेल बोलते हैं कि हम तो अभी ही डिवाइड करेंगे, हम वेट नहीं कर रहे,
हम अभी की अभी दोबारा डिवाइड करेंगे, और अभी अभी मैंने आपको बताया एक सेल डिवाइड करने के बाद दो सेल, तो ये भी तो एक सेल है, ये कितने सेल बनाएगा? 2 cells. और ये एक और सेल, ये एक और सेल, ये एक और ये एक और अब ये बोल रहे हैं कि अब मियोसिस नाम का डिवीजन पूरा हो चुका है, अब जाके पूरा हुआ है। तो मुझे बताओ मियोसिस के अंदर आपको कितनी स्टेप्स देखने को मिलती है? 2 स्टेप देखने को मिलती है। इस वाले पार्ट को तो आप बोल सकते हो मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलोगे? लेकिन फर्स्ट में जो नए सेल्स बनते हैं वो बोलते हैं कि हम भी डिवाइड करेंगे, अभी की अभी करेंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे और वापस से 4 सेल बनाएंगे, उसको मैं मियोसिस 2 बोल दूं क्या? Yes, ma'am. मियोसिस सेकंड या फिर मियोसिस 2। तो यहाँ पर मैं यही लाइन को अगर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूं, कौन सी वाली लाइन को? इसी वाली लाइन को, तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा क्या लाइन में? आएगा ना? क्या डिफरेंस आएगा मुझे बताओ? एट द एंड ऑफ मियोसिस बताओ, 4 न्यू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल। इनिशियल में पेरेंट तो कौन था? एक ही है ना? और डॉटर सेल्स यहाँ बनी है, अब यहाँ बनी है डॉटर सेल्स। ये भी डॉटर ही है, ये भी डॉटर ही है, लेकिन अल्टीमेट जो फाइनल सेल्स बनी है उनको हमने बोल दिया ये डॉटर सेल्स। जो फाइनल सेल्स होती है वो डॉटर सेल्स। हाँ वो भी है, तो डॉटर सेल्स भी उसी से डिवाइड होकर के बनी है, लेकिन जो लास्ट में हमारे पास बनी है ना उनको हमने डॉटर सेल्स। मुझे बताओ कि इतनी बात आपको क्लियर है क्या? Yes. पक्का क्लियर है? तो पहले हेडिंग लिखो सेल डिवीजन। अपने बीच में क्यों नहीं देखते? पानी के लिए गिरता वॉशरूम में। जाओ जल्दी जाओ। Maybe like ma'am. नहीं नहीं, पहले सेल डिवीजन लिख लिया ना? Yes, ma'am. ये लिखो पहले। एग्जैक्ट सेम लिख लो जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर। लिख लो 2 types of cells in our हेडिंग सेल डिवीजन नहीं रहना। हाँ हेडिंग सेम ही है, सेल डिवीजन उसी के अंदर ही सारी चीजें। यहाँ लिखो, अभी ये लिख लो यहाँ पर। इसमें होती जल्दबाजी मत किया करो तुम लोग। इसमें बोल नहीं रहा। यहाँ अंदर ज्यादा गर्मी है, बाहर थोड़ा लेकिन चल के आज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब तुमको क्या लग रहा है कि ऐसा टॉपिक है जो समझा जा सकता है? समझा जा सकता है ना? यस मैम। पर ये चीजें याद तब रहती है जब घर जाके इनको एक बार पढ़ लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए, वरना मास्टर तक के बच्चों को नहीं आता है टॉपिक। और झूठ नहीं बोल रही है। हम हो गए। इसमें ना यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये पूछा जाता हम है। टेबल में देख लें। बिल्कुल हमेशा डिफरेंशिएशन को ऐसे ही लिखेंगे। किसी ने पढ़ करके देखा था क्या ये? मैंने बोला था ना क्या? अनियन रूट टिप पर एक्सपेरिमेंट पढ़ के देखा था।
ये लिख लिया सबने? Yes, लिखो, ma'am. थोड़ा जल्दी लिखो। यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया? Yes, ma'am. लिखिए। इसी तरीके से लिखना एग्जैक्ट सेम। और ये पहले लिखोगे, फिर उसके बाद काट के दोबारा लिखोगे क्या? No, ma'am. डायरेक्ट लिखोगे ना? Yes, ma'am. और क्या? नहीं पहले और अविराज? मैम मेरा तो पता नहीं। वाराणसी से फिर अयोध्या जाएंगे ना, अयोध्या जाएगा फिर अयोध्या से आके फिर बस से लेंगे, बस से आएंगे 6-7 दिन में। मैं भी ले और मंदिर आने के तरीके? मैं एसी वाला रूम जाता हूँ। एसी वाला रूम जाता हूँ। 40 इसी वाले रूम? 80,000 चलो। अरे वाह, ये ज्यादा है इसमें। 80,000 बहुत अच्छी लग रही है। इनकी रेट तो और अच्छी लगा। डलहौजी को जानते हो? डलहौजी कौन है? और पढ़ा होगा अपने ऊपर से करता है हिस्ट्री क्लास में याद है गवर्नर जनरल था, सबसे यंग गवर्नर जनरल जिसने, आज हमारे इंडिया में अगर ट्रेनें चलती है ना, रेलवे ट्रैक है उसी ने बिछाई है। ये टेलीग्राम सिस्टम उसी ने स्टार्ट किया। नहीं बनाया, इसको तो पढ़े लो, तुम तो लिख लेते हो जल्दी जल्दी। ये समझ समझ के लिखते हैं। यस हम रास्ते में बोला हम लिख लिखते हैं उसमें हाँ? हाँ, ठीक है, कैसे भी। और अभी तो हर जगह करना पड़ रहा है, शिमला में भी करना पड़ रहा है, मौसम ना मोदी जी ने मना करा है। एक आपने तो अपने पापा की बात तो मानते हो नहीं, मोदी जी की बात मानते हो। इसमें हम
बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर है। यूथ एसटी बीजेपी सपोर्टर है, ईवी गाड़ी चलाता है। नहीं बहुत चलाते हैं। क्या हम बेलारूस में पैराग्लाइडिंग की थी। उससे पूछना हो जाके आएगा ना उससे पूछना। हाँ, ओके। पैराग्लाइडिंग होती है ना। देखा? लिया? यस मम्मा पहले पूछो उसको। अरे तू आगे रखना। इसके सामने से कुछ थोड़ा ठंडा हो गया घूम लो ना। सुबह फर्क पड़ा ना? गेट्स भी खुला है, बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी सी है, इसलिए बीच हो गया। देखा? यस अब देखो आगे। सेल्स के पार्ट्स में होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं बताओ? क्रोमोसोम बस इस पॉइंट को और ध्यान से समझ लो एक बार, फिर टॉपिक खत्म है हमारा। हाँ, क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देते हैं और ऐसे हमारे पास में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल होते हैं 23 पेयर। कितने होते हैं बताओ? पेयर का मतलब दो, जोड़े में। जैसे हाथों में बैंगल्स पहनती है मम्मी, आप चूड़ियां पहनती है, एक साथ में चूड़ी पे होती है, पेयर्स होती है। ऐसे पेयर बता रखे हैं, क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। टोटल कितने पेयर? 23 पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ। और अगर मैं एक एक क्रोमोसोम को अलग अलग 46 हो जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली देखो तो, अकेले अकेले गिनो तो, पेयर में ना गिनो तो, ठीक है? अब देखो, हम सिर्फ 23 पेयर में से एक ही पेयर को लेकर के स्टडी कर लेते हैं। हम एक ही पेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है? अगर सबसे पहले सेल माइटोसिस करता है, तो माइटोसिस करते वक्त जो दो नए सेल्स बनते हैं, उनके पास में से एक क्रोमोसोम तो इधर आ जाएगा और ये बोल रहा है मेरा एक क्रोमोसोम आप ले लो। भाई इसने डिवाइड करा है अपने आप को, तो नए सेल को भी तो क्रोमोसोम देना पड़ेंगे। एक क्रोमोसोम दिया उसको, एक क्रोमोसोम दिया इसको, तो दोनों क्रोमोसोम तो उसको दे दिए, इसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं ना। इसलिए क्रोमोसोम देने से पहले इनकी एक कॉपी तैयार की जाती है। क्या बनाई जाती है? कॉपी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका आधार कार्ड होगा, तो पापा ने उसकी एक कॉपी करवा के लैमिनेट करवा रखा होगा ना, और फिर वो आपको दे रखा है कि स्कूल में या कहीं पे भी यूज हो तो इसका यूज करना, ओरिजिनल वाला करके रहता है। ऐसे करते हैं ना हम। जैसे 10th की मार्कशीट, तुम तो अभी आओगे 10th में, मोस्टली 10th की मार्कशीट का भी यही हाल होता है, ठीक है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा एक जीरोक्स करवा के रखते हैं, कॉपी रखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रोमोसोम की कॉपी करवा करके इन कॉपीज को आगे भेज दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? आप तो डायग्राम में सिर्फ ये बात ध्यान रखो, पेरेंट के पास में जो क्रोमोसोम थे उसमें से एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया। क्रोमोसोम भेजने से पहले उनकी क्या बनाई थी? कॉपी। क्योंकि इसके पास में, खुद के पास में भी तो क्रोमोसोम होने चाहिए, इसलिए इसने नए क्रोमोसोम बना के फिर उनको दे दिए। सही बात है? तो जब आप माइटोसिस की बात करते हो, मैं इसी डायग्राम में बना रही हूँ, जब आप माइटोसिस की बात करते हो तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है। क्या रहता है बताओ? सेम। फॉर एग्जाम्पल, इसके पास जितने क्रोमोसोम होंगे, इसके पास भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। आ रही है क्या बात समझ में? कैसे पता मैम? ये तो यहाँ दो है, इसके पास तो एक ही है, ऐसा दिख रहा है ना? अब ये है बात समझ में। देखो, यहाँ बात हम हमारी कर रहे हैं, ह्यूमंस की। मैंने बोला था ना 23 पेयर्स, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की। फॉर एग्जाम्पल, ये जर्म सेल है और ये जर्म सेल
यानी कि इससे क्या बन रही है, स्पर्म्स। स्पर्म्स बन रही है, दो डॉटर सेल्स क्या है, मान लो स्पर्म्स है, तो स्पर्म के अंदर है डीएनए, स्पर्म का डीएनए आएगा। ऐसे ही मम्मी भी ओवा बनाएंगी, ओवा में भी डीएनए आएगा, दोनों के डीएनए मिलेंगे, तो मुझे बताओ ये स्पर्म है और मम्मी वाला डीएनए भी आएगा, तो क्या दो बन जाएंगे क्या हमारे पास में, तो कॉपी पूरी हो जाएगी, है ना। इसलिए फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है बिटवीन गैमेट्स। आ रही है बात समझ में। तो अभी तो इसके पास में एक ही प्रेजेंट है, ठीक है, और एक कहाँ पर है, यहाँ पर, सही है क्या। इधर देखो क्या होता है, इधर थोड़ा सा अलग है, इसके पास में इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। सबसे पहले ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को ऐसे बांटता है, एक तू ले ले और एक तू ले ले, ले ली। अब आगे, अब देखना अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ अलग होगा। अब इनको क्या देगा ये, सही बात है ना, अब ये इनको तोड़ेगा, आधा तू ले ले, आधा तू ले ले। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से इनको डिवाइड किया। मैंने ये भी कॉपी बना लेते हैं, हाँ, ये भी कॉपी बना लेते हैं। हाँ, इनकी भी कॉपी बनेगी। कॉपी वाले में अभी मत ही जाओ, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिर्फ पहले जितना मैं बता रही हूँ उतना समझो, ठीक है। एक बार बेस बनने दो दिमाग में। पहले इन्होंने क्या किया, बिल्कुल ऐसे दिया, यहाँ तक का प्रोसेस क्या बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही है क्या, है ना। इसलिए मियोसिस 1 ना हमेशा माइटोसिस जैसा ही होता है। वो तो बाद में इन्होंने जब डिवाइड किया ना, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो गए, आधे हुए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम एक पॉइंट लिखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर, लिख लो मेरे साथ में, थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वल इन पेरेंट एंड डॉटर सेल। पेरेंट एंड डॉटर सेल। यहां हम लिखेंगे मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर is reduced to half in daughter cells, क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाता है बताओ, हाफ हो जाती है। यहाँ लिखो, इसी में आगे लिखना, when the gametes of two opposite जेंडर इंडिविजुअल्स, दो ऑपोजिट जेंडर का मतलब ये है, एक तो मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, यानी हमेशा एक स्पर्म और एक ओवा ही होना चाहिए। फ्रॉम टू ऑपोजिट जेंडर इंडिविजुअल्स combines comma the original number of chromosomes are stored। यानी जब दो पेरेंट्स के फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, एक साथ कंबाइन होंगे, तो जो ओरिजिनल पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम न्यू इंडिविजुअल के पास में भी आ जाएंगे। ये लाइन क्लियर है क्या?
पक्का क्लियर है? अब इसमें लिख लो एग्जाम्पल, खत्म। यहाँ एग्जाम्पल लिख लो। कौन कौन से सेल माइटोसिस करते हैं बताओ? जर्म सेल और सोमैटिक सेल। तो इसके अंदर तो क्या क्या आ जाएंगे बताओ? ऑल सेल्स। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, WBC, RBCs। तो क्या यहाँ पर सेल्स ऑफ टेस्टिस भी आ जाएंगे क्या? हम प्लाज्मा सेल्स में होता है क्या? बिल्कुल, सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। सारे सेल्स क्या करते हैं? और लिख लो जैसे इसमें स्किन सेल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जबकि हम ऐसे बोल सकते हैं बॉडी के सारे सेल्स करते हैं। तो सबका नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए 2-4 नाम लिख के यहाँ पे इसको एंड कर दो बस। यहाँ एग्जाम्पल में हम लिखेंगे मियोसिस के अंदर एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे इन एनिमल्स cells of testis in males, cells of ovaries in females। और यही अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे, सेल्स ऑफ एंथर। यहाँ पर मेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, है ना? सेल्स ऑफ एंथर इन मेल्स। प्लांट्स की बात हो रही है। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ लिख लेना पूरा नीचे, फॉर्म्स पॉलन ग्रेन्स। उन पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल गैमेट, ठीक है? और दूसरा यहाँ लिख लो नीचे, सेल्स ऑफ ओवरी। यहाँ पर प्लांट्स में भी जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी ही बोलते हैं, बस यहाँ मेल्स में अलग नाम है, इन फीमेल्स। मैम कुछ हाल में होना था। चल इतनी बात आ गई क्या समझ में? अब एक छोटा सा पार्ट है वो मैं पढ़ा के जा रही हूँ, उसको तुम बुक से रीड आउट कर दो, ठीक है? ये हो गया हमारा माइटोसिस मियोसिस कंप्लीट। मैं वापस बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस जरूर आएगा। अब देखो, ध्यान से समझ लेना इसको। कई बार क्या होता है कि हमारे जो सेल्स है ना, उनके अंदर सेल डिवीजन के टाइम पर कुछ एरर आता है। क्या आ जाता है? एरर आने की वजह से बॉडी के अंदर कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सेल नॉर्मली है ना, क्या होता है कि 24 घंटे में मान लो एक बार सेल डिवाइड कर जाता है, ठीक है? लेकिन सेल बोल रहा है कि 24 घंटे में मैं 10 बार डिवाइड करूंगा। मतलब नॉर्मली तो एक ही बार होता है, लेकिन सेल बोल रहा है कि मैंने रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ा दिया है। अब मैं एक सेल, मेरे आसपास और भी तो बहुत सारे सेल्स होंगे, बाकी सेल नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेली इकलौती ऐसी सेल हूँ जो बोल रही है कि नहीं, मैं तो मैं अभी डिवाइड करूंगी। तो मैंने 1 से 2 बनाए, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनाए, ऐसे करके मैं सेल को डिवाइड कर रही हूँ। अब जो नए सेल बन रहे हैं उनको जगह भी तो चाहिए, ठीक है? तो आसपास वाले सेल अपने आप को ऐसे खिसकाते हैं कि ठीक है, तो इस जगह दे दो,
अल्टीमेटली वो सेल इतने ही ज्यादा डिवीजन करता है कि धीरे धीरे सेल के ऊपर सेल चढ़ने लगता है, और जब चढ़ने लगता है तो वो बाहर आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल है तो वो बाहर आने लगता है, तो जब वो बाहर आने लगता है ना तो फिर वो आपको एक लंप की तरह दिखाई देता है, एक गांठ की तरह दिखाई देता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं बताओ? ट्यूमर। वो कब होता है? जब सेल्स क्या करते हैं? एबनॉर्मल डिवीजन, यानी कि नॉर्मल तरीके से डिवाइड ही नहीं कर रहा, एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं बॉडी के अंदर? ट्यूमर्स। और ट्यूमर्स होते हैं तो वो ट्यूमर कैंसरस भी हो सकते हैं, यही कारण है कैंसर होने का। आगे बात समझ में? जो एबनॉर्मल डिवीजन करते हैं ना सेल, उसकी वजह से। कई बार क्या होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पर ना क्रोमोसोम का नंबर अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता। कैसे? जैसे ये क्रोमोसोम में बनाने ना अभी तुमको, है ना, मान लो, इधर समझ लो पहले इस बात को, यहाँ पर एक इसको देना था, सॉरी आधा इसको देना था, आधा इसको देना था, ऐसे देना था ना, अरे बाद में बना लेना, पहले समझ लो इसको। यहाँ पर आधा क्रोमोसोम यहाँ देना था और आधा यहाँ देना था, इसी तरीके से देना था ना। मान लो कि गलती से ये आधा क्रोमोसोम इसको ना दे करके पूरा क्रोमोसोम इसको दे दे, और ये एक ऐसा सेल बन गया जिसके पास में क्रोमोसोम है ही नहीं, तो ये भी एबनॉर्मल हो गया क्योंकि इसके पास में आधा ही होना चाहिए था, और ये तो एबनॉर्मल हो ही गया, इसके पास तो है ही नहीं, है ना। तो ऐसा अक्सर नहीं होता है, एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है। ऐसी कंडीशन में अब मान लो कि ये स्पर्म था, मैं यहाँ बना देती हूँ कि ये एक स्पर्म बन गया जिसके पास में एक भी क्रोमोसोम नहीं है, या एक ऐसा स्पर्म बन गया जिसके पास में देखो कैसे क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर इस तरीके से। अरे बात समझ में? अब जब मदर इनको क्रोमोसोम देगी तो ये ऐसे हो जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल है इसके अंदर भी, इसके पास ज्यादा क्रोमोसोम हो गए, इसके पास कम क्रोमोसोम है। ऐसे सेल या फिर ऐसा जो जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का नंबर ही एबनॉर्मल है। नॉर्मली तो 23 पेयर होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है मेरे पास 24 क्रोमोसोम है ये वाला, और ये बोल रहा है मेरे पास में एक कम है। ये है तो सही, इसका एक पेयर नहीं है मेरे पास में। क्यों? वो पापा ने जब यहाँ डिवीजन किया था ना स्पर्म बनाते टाइम, तो गलती से डिवीजन गलत हो गया और वो दूसरे वाले सेल के पास ज्यादा चला गया। तो ऐसे जायगोट कभी सर्वाइव नहीं करते, ऐसे बच्चे कभी सर्वाइव नहीं करते। अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में मिसकैरेज हो जाता है। आ रही बात समझ में? यानी अगर क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मल रह गया तो ऐसे बच्चे कभी सर्वाइव नहीं करते। वो स्टमक में ही, सॉरी वूम्ब के अंदर ही कुछ ही टाइम में, ज्यादा दिन में नहीं, 7 से 10 दिन के अंदर ही क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। आ रही है बात समझ में? और क्या कारण हो सकते हैं? इनकी वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है कि बच्चा पैदा हो तो हो सकता है उसके जीन्स की वजह से, उसके अंदर डीएनए की वजह से, क्योंकि देखो डीएनए की बात हो रही है, सारी क्रोमोसोम मींस डीएनए, तो डीएनए की वजह से उसके अंदर कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी आ सकती है कि बचपन से बच्चा जो है उसके अंदर ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी कि उसका फेस थोड़ा ऐसे था, उसका माउथ हमेशा खुला रहता है, उसकी उंगलियां छोटी रह गई, है ना, या फिर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा फिंगर्स डेवलप हो गई, 2 हाथ बन गए, ये इस तरह से जो चीजें हो जाती हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाती है, यानी जो जीन्स की वजह से, जो क्रोमोसोम्स की वजह से। और क्या हो सकता है? बस ये सारी बात होगी। बस अब देखो पेज नंबर है 22, पेज नंबर 22 का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला इतना सा, इसमें लिखिए ये वाली बातें जो मैंने यहाँ तुमको समझाई है ना, ये बातें यहाँ लिखी है, इसको घर जाकर के एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये अच्छा पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। कि अगर सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, एरर आ जाए, तो फिर क्या क्या हो सकता है। और ये इसमें क्रोमोसोम्स बना करके जाओ, ये क्रोमोसोम बना करके जाओ इसमें। तुम्हारी इसके बाद में क्लास नहीं है क्या? अभी जाने की जल्दी लग रही है। मैम थी, हमको लगा कि बायो की एक्स्ट्रा क्लास है, पर फिर सर ने क्या